नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे खास मेहमान हैं आज राजेश टपरिया साहब, जो बड़े संपादक रहे हिंदी में और बिजनेस जर्नलिज्म सालों उन्होंने किया हुआ है। और आज हम लोग बात करेंगे इस भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में, जिसको लेकर लग रहा है कि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब साफ साफ नहीं मिल पा रहे हैं। अ, पहली बात तो ये कि ये एन बजट के वक्त ये डील साइन हुई और काफी दिनों से इस बारे में गहमा गहमी चलती रही थी। उसी दौरान पिछले 6-7 महीनों से भारत के जो सबसे प्रमुख उद्योगपति हैं उनके उनके खिलाफ जालसाजी के आरोपों को लेकर सम्मन जारी हुए थे, जो उन तक पहुंचाए नहीं गए थे, तो वो सम्मन उसी दौरान में स्वीकार किए गए। तीसरा, एक कल की खबर है कि एक निखिल गुप्ता साहब है जिन्होंने कहा कि उन्होंने कल ये मान लिया कि एक भारतीय वो सिख एक अलगाववादी को हत्या के लिए अमेरिका में प्रयास कर रहे थे और उसके पीछे भारत सरकार का शायद हाथ हो सकता है, इस तरह की बातें छपती रही। तो अमेरिका को लेकर भारत खासे इस समय मुश्किलों में है। पर पहले बार ट्रेड डील की करते हैं क्योंकि उसके कारण उसमें कई सारे और पेचीदगियां हैं। किसानों के लिए क्या असर है उसका, तेल को लेकर है, फिर भारत की संप्रभुता और स्वायत्तता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो रबरी साहब, मैं समझना चाहूंगा कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद इस तरह का, जब हम बहुत दिन से अच्छे दिनों की बात करते रहे, पर उसमें ये एक थोड़ा सा उल्टा दांव पड़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। मुझे इस डील में जो सबसे बड़ा मेरे मन को जिसने बड़ा अशांत कर दिया वो ये था कि इससे भारत की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है और भारत की जो साख है जी। उस पर एक तरीके का ग्रहण लगा जी। कि आप अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते, आपके निर्णय कोई और ले रहा है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है इस पूरे मसौदे की। जो बातचीत पिछले 1 महीने से चल रही है कि ये होगा या नहीं होगा, अभी किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि ये अभी केवल इंटरिम पौधे का फ्रेमवर्क है, रूपरेखा है। जी। तो अभी सब अटकलें हैं और इंडिया गवर्नमेंट की ओर से सफाई नहीं आती है। सारी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो अमेरिका से आते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि भारत की संप्रभुता और साख जो है वो बहुत ज्यादा उस पर डैमेज हुआ हो रहा है। हम मकान लेने जाते हैं, 100 तहकीकात करते हैं। कोई सामान खरीदते हैं तो 100 तहकीकात करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है दुकानदार की। हम हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो वहां से टाइप हो जाता है और हम उसको पढ़ लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है और भारत की संप्रभुता को लेकर पहली बार इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ। मेरे ख्याल से ये जब भारत पाकिस्तान का जब इस सिंदूर के दौरान जब हुआ, तब भी वो खबर डोनाल्ड ट्रंप ने ही ब्रेक की थी कि युद्ध जो है रुक गया है, ये डील साइन हो गई है, ये भी उन्होंने ही ब्रेक किया। और फिर उन्होंने ही ये अनाउंस किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना जो है वो अब रोक देगा, मेरे कहने पर। तो ये और दूसरा ये है कि संसद भी चल रहा है और इस दौरान सरकार जो है जवाबदेही, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ साफ साफ बता नहीं रही है देश को कि हो क्या रहा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कम से कम 40-50 बार बार बोला होगा ट्रंप ने कि मैंने ये कर दिया, मेरे कहने से हुआ, लेकिन हमारी तरफ से ना उसका खंडन हुआ ना उसका मंडन हुआ। पता नहीं ऐसी क्या तकलीफ है या ऐसी क्या डर है इस गवर्नमेंट को, ये समझ में नहीं आता कि वो जवाब क्यों नहीं देते हैं, तो क्यों एकदम शांत पड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ा रहस्य है कि इस पर पर्दा कब उठेगा ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक है कि आप किसी भी चीज का जवाब नहीं देते। वैसे आप हर रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं मोदी जी, कुछ जो मतलब का हो नहीं मतलब का हो, तो लेकिन इस पर ऐसी चुप्पी साधते हैं, उससे चीजें बड़ी रहस्यमयी हो जाती। जी। एक सवाल तेल को लेकर भी था कि पहले ट्रंप ने कहा तो भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर लिया, फिर अब रूस से भी तेल लेना बंद कर रहे हैं हम लोग जो है। और अब जो है वेनेजुएला से, वेनेजुएला के का तेल होगा पर वो खरीदेंगे अमेरिका से।
तो ये, और दूसरी बात ये कि तेल हम जहां भी खरीद रहे हैं दुनिया के, जो भी उसका जो भी दर है, उसका जो रेट चल रहा है, वो रेट का जो मार्जिन है वो हम भारत के लोगों तक पास ऑन नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में एक, मतलब दरअसल एक इसको कहना चाहिए कि एक अपने आप में स्कैंडल है जो लोगों के साथ किया जा रहा है भारत में, पर इसको लेकर भी कोई न तो कोई जवाब है, ना कोई बातचीत है, ना कोई इस बारे में हल है। ये बड़ा है। जो रूस से पेट्रोल का मसला है, इसमें रूस के पुतिन साहब ने खुद बताया है कि यदि भारत रूस से तेल नहीं खरीदता है तो उसको कम से कम 8 से 9 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। जी। बात यह है कि हम एक संप्रभु देश हैं, हम किससे क्या खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये निर्णय हमें लेना है। लेकिन आश्चर्यजनक है कि जो सरकार अपने को तब ताकतवर और विश्व गुरु मानती है, वो उसमें एकदम लाचार है। उससे पहले भी वेनेजुला से भी हम पर रोक लगा दी थी। 2019 या 20 में हम वहां से तेल खरीदने पे हम पर रोक लगा दी थी। अब चूंकि वो उनके अंडर में आ गया है तो आप वहां से तेल खरीदिए। मतलब तेल की जो राजनीति है और तेल को लेकर भारत का जो स्टैंड है और भारत की जो स्थिति हो गई है, वे बेहद लज्जाजनक है। किसी भी एक भारतीय को उसको पढ़कर, उसको देखकर, उसमें जो हो रहा है उसे देखकर बड़ा आत्महीनता महसूस हो। और ये जो तेल की जो जो सौदे हुए वो हुए तो जो बड़े उद्योगपतियों के साथ, पर जाहिर तौर पे जो टैरिफ की जो मार है वो टेक्सटाइल से शुरू होती है, फिर अब वो किसानों पर भी पड़ेगी। वो चाहे कश्मीर का सेब व्यापारी हो, या तो किसान भी उस पर आंदोलन में उतरने वाले हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। तो किसानों पर, भारत के किसानों पर आप किस तरह से इसका असर पड़ता हुआ देखते हैं फरिया साहब? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से तो कहा है कुछ नहीं होगा। हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो भी बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने में उतना वजन नहीं मानता मैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की अपनी क्रेडिबिलिटी व्यापम मामले में क्या है और उन्होंने एमपी में क्या, वो सब सामने आ चुकी है। टेक्सटाइल का जहाँ तक मसला है, खुद जो हमारे बड़े बोले वाणिज्य मंत्री हैं, आप उन्हीं के वक्तव्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा रहस्य सामने आ जाए। वो कह रहे हैं कि वो खबर ये आई कि बांग्लादेश को 0 इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, और वो कपास जो है वो अमेरिका से मंगाएगा। बंगाल की स्थिति ये है कि उसमें 90% कपास जो है वो इम्पोर्ट करता है। उसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत से इम्पोर्ट करता था, 24 जी। तक किया है। अब फिर गवर्नमेंट बदल गई है, हो सकता है फिर शुरू होता। तो लेकिन उन्होंने 0 इम्पोर्ट कर दिया, वो इस शर्त पे कि आप हमसे मंगाएंगे और उसी से कपड़ा मंगाएंगे और उसको अमेरिका भेजेंगे। अब ये भी मांग कर रहे हैं कि हमको भी ऐसी शर्त दी जाए। अब आप उनसे पूछो, डबल मार पड़ेगी। एक तो कॉटन आएगा वहां से, और जो वस्त्र बनेंगे जो अभी निर्यात होते हैं जी। अमेरिका में, वो खत्म हो जाएंगे। आप उन्हीं से वो मंगाएंगे कपास, उन्हीं से कपड़ा बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे, और वो आप वहां पर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो भारतीय कपास जो वैसे ही बहुत ज्यादा एक नाजुक स्थिति में रहती है, उसको बहुत धक्का लगेगा। और हम आए दिन पढ़ते हैं कि जो कपास बेल्ट है हमारी, खासतौर से महाराष्ट्र वाली, वहाँ आए दिन किसान जो है आत्महत्याएं करते हैं। इसकी एक लंबी कहानी है, बड़ी दुखदाई कहानी है। और उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल बहुत संवेदनशील मामला है और गवर्नमेंट को पूरी जिम्मेदारी के संग इसमें हाथ रखना चाहिए और इस क्षेत्र को खोलना चाहिए। जी। और पर दूसरे जो किसान है टेक्सटाइल कपास के अलावा, उन पे क्या असर पड़ेगा? उसमें भी देखिए, अब जैसे बड़ा वहाँ साफ लिखा हुआ है कि सेब का, वो यहाँ वहाँ से सेब आएंगे तो हमारे कश्मीरी सेब का कोई प्रभाव पड़ेगा। वहाँ से बादाम आएंगे, वहाँ से काजू आएंगे। तो भारत में जो काजू और बादाम और ये सब पैदा होता है कश्मीर में और महाराष्ट्र वगैरह में, जाहिर है कि उन पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी खेती पर प्रभाव पड़ेगा। सोयाबीन है सबसे बड़ा। जी। सोयाबीन का तेल वहां से इंपोर्ट होना शुरू हो गया तो एमपी के तमाम किसानों की हालत वही हो जाएगी
जो विदर्भ में कपास के किसानों की है, जी। दर दर भटकेंगे। गवर्नमेंट के पता नहीं क्यों नहीं इस मसले पे साफ तरीके से आ रही, दामन उसका साफ नहीं लग रहा है इस मुद्दे पे, सोयाबीन के तेल के मामले। कोई स्टैंड भी नहीं ले पा रहे। वो कह रहे हैं कि हम आपकी निगरानी भी करेंगे कि आप इसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसके हिसाब से, तो मतलब सारा सारा का सारा जो पूरी जो चित है वो भारत की पक्ष जो है सब तक उनकी उनकी दिखलाई देती है। वो अभी भी ये कह रहे हैं आपने ढंग से इसको फॉलो नहीं किया, नहीं माना, नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, तो हम फिर टैरिफ कर देंगे 25%। तो जी। ये तो स्थिति है। तो अभी जो किसानों का मसला है उस पर बहुत बड़ी आबादी निर्भर करती। अब जैसे ज्वार मिलाएंगे, रेड ज्वार मिलाएंगे, बताइए जी। तो ज्वार की खेती का यहाँ क्या होगा। और एक जो पोल्ट्री में जो चारा लगता है उसको मंगाएंगे, तो बड़ी दिक्कतें हैं। कम से कम खेती को लेके सरकार को ज्यादा संजीदा होना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत कम से कम 65-70% जनता जो है वो इस पर निर्भर है। अब दूसरा, दूध का एक भी मसला इससे जुड़ा हुआ है। अभी वहाँ डेयरी प्रोडक्ट यहाँ आने लगे तो अमूल का क्या होगा। जी। ये इतना बड़ा मसला है कि, लेकिन सरकार तो ऐसे बैठी हुई ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है, सरेंडर कैसा कर दिया है। तो ऐसी क्या मजबूरी है समझ में नहीं आ रही। इसमें एक और बात भी है कि जो 500 बिलियन डॉलर का खरीद होगी, हालांकि उसमें समय नहीं बताया गया और अभी तक कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी उस तरह से आया नहीं है। ये सिर्फ एक फैक्ट शीट है जो कि व्हाइट हाउस के वेबसाइट पे दिखलाई पड़ती है, और वो भी अदलती बदलती रहती है। भारत सरकार मोटे तौर पर चुप है इसके बारे में। पर उसमें यह है कि ये 500 बिलियन डॉलर का अमेरिकी सामान भारत खरीदेगा, और उसको भी, उसके लिए हथियार खरीदेगा। और दूसरी बात शायद ये भी एक बात, खैर वो उसके बाद बात करता हूँ, कि ये 500 बिलियन डॉलर का जो पूरा सवाल है ये क्या है, और भारत क्यों मान रहा है, हर शर्त क्यों मान ले रहा है अमेरिका की। जबकि बहुत सारे और भी देश हैं दुनिया में, चाहे ब्राजील है या उनके पड़ोसी कनाडा है, या अब यूरोपियन यूनियन में भी लोग बातें कर रहे हैं कि हम अमेरिका को नेतृत्व की तरफ हम मानना बंद करेंगे। ये अभी म्यूनिख में ये बात चल रही है, जब यहाँ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो हमारी ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है अमेरिका के सामने इस तरह से लबलेट होने की और झुकने की। देखिए जो $500 बिलियन का अभी उसमें वहां से अमेरिका से ये आया है कि 2030 तक ये इन्हें खर्च करने, एवरेज $100 बिलियन। अभी हमारा अमेरिका के संग जो ट्रेड है वो $100 बिलियन का नहीं है। अमेरिका से हम जो आयात करते हैं वह मुश्किल $34 बिलियन का है, और हम उससे दुगना वो 85 बिलियन डॉलर का हम निर्यात करते हैं, यानी कि हमारे तरफ सरप्लस करीब $34 बिलियन का है। तो उसको अमेरिका के पक्ष में करना है। वो जो वहाँ बोलते हैं कि अमेरिका के पक्ष में ट्रेड बैलेंस होना चाहिए, इसलिए भारत सरकार को $100 बिलियन का परचेज हर साल करना चाहिए, जिससे कि सरप्लस अमेरिका की तरफ। अब इसमें डिफेंस क्या कितना सामान होगा, बाकी क्या सामान होगा, ये सब अभी रहस्य में। जी। कि इसमें केवल डिफेंस की परचेज होनी है या बाकी और भी वहां से परचेज होनी है, जैसे सेवी इसमें आएगा या नहीं आएगा, क्या क्या इसमें आएगा क्या नहीं आएगा, ये अभी सब अंधेरे में है। तो जो $500 बिलियन का पहले तो कंपलसरी था, अब उसने शायद इतनी रियायत दे दी है कि खरीदना चाहिए, इरादा रखना चाहिए जी। इंडिया। और वो भी सब वो हंसी ठट्टा सा चल रहा है उनकी तरफ से, और भारत सरकार एकदम यही मुझे लगता है कि एक तरफ तो सब, पक्के बैठी हुई है। हाँ हाँ, सब कुछ यहाँ से लेंगे और दादागिरी भी बना के रखेंगे। तो ये, इसका जो समझ में जो आती है आपकी बात से वो ये है। पर कई देश ऐसे हैं जो इससे, अमेरिका की इस धौंस से लड़ रहे हैं, चाहे वो कनाडा है या ब्राजील है। चीन शुरू में लड़ा और उसने शुरू में तय कर दिया कि ये बराबरी की लड़ाई, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन अब बातें कर रहा है कि अमेरिका की जो सरपरस्ती को अब शायद हम
अलग तरह से देखना शुरू करेंगे। तो जब बाकी देश इस तरह से अपनी रीढ़ पर खड़े होकर दिखला रहे हैं कि हम इसको कैसे इससे निपट सकते हैं, तो हमारे महान विश्व गुरु प्रधानमंत्री और मजबूत सरकार जो 140 करोड़ लोगों की जो सरकार है, वो क्यों नहीं उसको उसमें से रास्ता निकाल पा रही। अब देखिए अगर चीन के ऊपर भी पेनल्टी लगाई थी, चीन के सामने 10+10 कर दिया। बांग्लादेश पर कम कर दिया, 19% है, हमारे लिए 18% है, अमेरिका के लिए 10% है। तो एक तो बड़ी अजीब बात है कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका की हम पर 3%, फिर वो 50% हो गई, अब 50% से घटा के 18% हो गई, और पूरा पूरी मोदी सरकार के मंत्री इसको विजय मान रहे हैं। ये तो एक अद्भुत घटना है इतिहास की कि आप 3 से 18 पे आ गए, इतना बड़ा घाटा आप झेल रहे हैं, और उसे आप एक विक्ट्री के रूप में। लेकिन अब दिक्कत गवर्नमेंट की ये हो गई है कि इनके पास अपनी उपलब्धि गिनाने को नहीं, तो ये झूठी मूठी बातों को ही उपलब्धि गिना के अपनी मान ऊंचा करना चाहते हैं। एक भी इनकी जो मूल, इसमें देखिए जब इतना सामान वहां से आएगा, आप एयरक्राफ्ट, ये एसी, वाइन, तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा अफेक्ट जो है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग को जो 25% करना चाहते हैं अभी, बहुत मुश्किल, ये 12-13% है। लेकिन जो आप समझौता करने जा रहे हैं उसमें तमाम चीजें वहां की आएंगी बनी हुई, तो फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और असर आएगा। खेती पे तो आ ही रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी आएगा, और सर्विस सेक्टर को भी ये नहीं बचा पा रहे हैं ज्यादा, जो इतना बड़ा रेवेन्यू भारत को देता है। वो तो H1B और उसके जरिए वो तो उन्होंने लगभग उस पर तो स्ट्राइक कर ही दिया। तो देश भारत के जो सबसे दो दो महत्वपूर्ण संबंध थे, एक तो गुड्स का था, गुड्स को इस तरह से कर दिया गया जो टैरिफ लगा के, और जो सर्विसेज था जहाँ पे लोग यहाँ से वहाँ पे काम करने जाते थे, और वो H1B वीजा और बाकी चीजों को लेकर वो सब भी बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया गया है। तो अमेरिका, और ये बदला अमेरिका भारत से इसलिए ले रहा है कि हमें तेल खरीदा, और रूस उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा है। हालांकि यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए भी अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है, ये भी सबको पता है और ये साफ दिखलाई पड़ रहा है। तो ये भी एक बहाना, क्योंकि उनकी पुतिन से बहुत अच्छी दोस्ती है और वो उनके साथ कोई बहुत ज्यादा उनसे नहीं उलझ रहे हैं। वो भारत को सजा इस बात की दे रहे हैं कि आप जो है तेल खरीद रहे हैं रूस का, इसका। तो ये भी है यार, वाले आर्गुमेंट भी साफ साफ भारत सरकार उनके मुंह पे नहीं कह पा रही कि भाई आपके इतने दोहरे मापदंड क्यों हैं। ये भी हम नहीं कह पा रहे उनसे, जो है अमेरिका से। भाई वो तो खाम खा एक ढाल बना ली है, उसे कोई बहाना नहीं चला, एक ढाल बना लिया है कि आपने पेट्रोल लिया, कितना पेट्रोल लिया, कितने साल पेट्रोल लिया, वही ईरान जैसा मसला बना लिया है। ये एक ढाल है। दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक बात एक जो अभी जोड़ के सामने आ रही है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी अब इस ट्रेड डील में शामिल कर रहे हैं। जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी को शामिल करने से भारत पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जी और उन्होंने कहा कि आप टैक्स लगाते हैं, उसको माफ करिए। डिजिटल लेन देन जो होता है, जो डिजिटल वर्ल्ड पे जो विज्ञापन आते हैं उस पर टैक्स है, या खरीद फरोख्त जो हो रही है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसको लेके भी एक मुद्दा फंसा हुआ है जो अभी जोड़ा गया। लेकिन इस पर भारत सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया। ना वो ये कह रहे हैं जोड़ा कि क्या मसला है, या इस जो ट्रेड डील का फ्रेमवर्क आया है उसमें है या नहीं है। अद्भुत है। और लेकिन ये जो भारत की बहुत ज्यादा इसमें सर्विस सेक्टर में इसका योगदान है, एक्सपोर्ट में, यदि इस पे आज आती है तो वैसे भी एआई के चक्कर में ये इंडस्ट्री फंसी पड़ी हुई है। यदि डिजिटल को लेकर कुछ होता है तो बहुत बड़ा संकट देश के सामने बेरोजगारी का भी आए। जी और इस सेक्टर में बेरोजगारी का मतलब सीधा सा ये है कि आपके जो बड़े बड़े माल हैं, इस समय जो रियल्टी सेक्टर में मकान बिक रहे हैं, इन सब पर असर आएगा। क्योंकि यही एक वो वर्ग था, जैसे इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया
तो उस समय बहुत सारे यूथ बैंकों में, और एक नई परचेजिंग पावर पैदा की बैंक के कर्मियों ने, उससे देश में खुशहाली आई। ऐसे ही मनमोहन सिंह के जमाने में बहुत बड़ा आईटी का सेक्टर का फैलाव हुआ, लाखों लाख बच्चे उसमें गए अच्छी सैलरी पे, वो ही सब परचेज करते हैं। अभी वो पे प्रभाव आता है, जैसा कि माना जा रहा है कि 2 साल में वहाँ की जो स्ट्रेंथ है, जो इस समय 53 लाख के करीब है, वो घट के 25 लाख के आसपास रह जाएगी। तो ये मुद्दा भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो प्रेशर कायम करा रहे हैं, इसमें वर्ड आ रहा है अब ये खतरनाक चीज है, और भारत सरकार बिल्कुल मौन धारण करके बैठी। इसका बहुत बड़ा खामियाजा यदि डिजिटल टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर आता है तो भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाए। तो इस पूरी ग्लोबलाइज दुनिया में, जो ग्लोबलाइज इकोनॉमी जिसमें अमेरिका सबसे ऊपर शीर्ष में रहता है और वो अपनी चीजें तय कर रहा है और हम उसके आगे थोड़ा सा झुकते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, ये जो उनकी दोस्ती थी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की, वो भी उसका भी सच देश देख सकता है, दुनिया भी देख रही है कि वो भारत इतना असहाय और अकेला कभी रहा है पहले आपके आपके जहन में, आर्थिक तौर पे कभी इस तरह से? नहीं, कभी नहीं रहा। भारत ने इतना असहाय कभी अपने को महसूस नहीं किया। जब 7वां बेड़ा आके लग गया था तब भी नहीं हुआ, कोई डर नहीं थी देश के अंदर, किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग बहुत जोश में रहते थे कि देख लेंगे। लेकिन इतनी असहाय, इतना सरेंडर तो भारत ने जब न्यूक्लियर बम के समय जो टीटी की थी उसमें समय भी नहीं हुआ। जी। तो ये तो अभूतपूर्व है, और बहुत ही ऐसी स्थिति भारत, आजाद भारत के इतिहास में ये तो एक तरीके से आजादी को दोबारा गिरवी रख, भारत की संप्रभुता को खत्म कर, को गिरवी रखना है, भारत की आजादी को एक तरीके से खत्म कर देना। और अब जब इसमें हम फंस गए तो इसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, इस देश में बहुत ताकत है। इस देश की में जो हमारे रहने का अपना सबका नजरिया है, उसमें बहुत ताकत है। ताकत नहीं है तो इस देश के नेतृत्व में नहीं दिखाई दे रही है इस समय। उन्हें इंदिरा गांधी जैसा, हालांकि इंदिरा गांधी की बहुत सी चीजें गलत कमजोर। हो सकती है, लेकिन वो जितनी साहसी महिला थी, जो अब लगता है उतना साहस बीजेपी को, उनके प्रधानमंत्री को दिखाना पड़ेगा। नहीं तो हमारा देश जो है का स्वाभिमान जो है वो बिल्कुल धराशायी। हम्म। इसमें जो आखिरी में ये बात ये है कि फिर हम जो है इसको मतलब बाकी देशों के साथ हम बातचीत करना चाह रहे हैं, कुछ यूरोपियन यूनियन के साथ में। अभी ब्राजील के लूला साहब आने वाले हैं और वो कुछ एग्रीमेंट्स नए तरह से किए जाएंगे, क्या उससे वो चीन के साथ भी हम रास्ता खोल रहे हैं? अभी हालांकि नरवाने साहब की जो किताब आई उसमें एक नई बातें निकल कर आई, पर इस बीच आरएसएस और चीन के उद्योगपति और उनसे मिलना शुरू हुआ है, तो क्या ऐसा कोई रास्ता निकलेगा जहां पे भारत इस पूरे एक तो ये है कि जो घाटे का सौदा भी है उसके ऊपर से जलालत भी है, तो उससे निपट सके या उससे बचा सके उसको? देखिए, मोदी साहब ने देश की स्थिति को ऐसा खड़ा कर दिया है, ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, एक तरफ कुआ है और एक तरफ खाई है। अब आपको खाई चुननी है या कुआ चुनना है? यदि आप अमेरिका को से काम बंद करना चाहते हैं, उसके संग कम से कम संबंध, व्यापारिक संबंध रखना चाहते हैं, तो उसका बढ़िया रास्ता चीन नहीं है कि अब आपको चीनी, अब चीन से प्रेम दिखाई देने लगा है अचानक। तो इसके लिए बहुत ज्यादा सूझबूझ की जरूरत है, और वो दोनों को साधते हुए, दोनों को सीमित रखते हुए भारत रास्ता खोज सकता है, अब तक करता रहा है। ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जमीन पे आके काम करना होगा। बेढंगे, बेमतलब के जो लक्ष्य रख लेते हैं, उसमें ये फंस, इंडिया की इकोनॉमी फंस गई है, उसी के चक्कर में ये दाएं बाएं उल्टे सीधे डिसीजन। इसमें जो एक और बात ये भी है कि ये पूरा का पूरा जो एक सवाल मेरे जहन में ये था कि ये हम
मोदी जी को और क्या क्या कुछ करना पड़ेगा रबरिया साहब, की देश ये समझ पाए कि ये एक सफल, कारगर, प्रभावी परिणाम लाने वाले प्रधानमंत्री नहीं है इस देश के लिए? भाई, इस समय में सारी चीजों पर उनका एकाधिकार है देश के अंदर। क्या ये सही वक्त नहीं है कि इस समय फिर से एक नोटबंदी लागू कर दी जाए देश में? क्या ये सही वक्त नहीं है कि इस समय जो है एक, जैसे कि किसानों का, मैं सोचा था कि 600 किसान तो तब मरे थे जब अमेरिका के साथ डील नहीं हुई थी, तो अब जब डील हो रही है तो किसानों पे क्या क्या गुजरने वाली है, और वो उसको कैसे, वो इस बात को कैसे लड़ेंगे अपने हक के लिए, कैसे? दिक्कत क्या है कि जब भी देश में कोई इनकी ज्यादा इलेक्शन आते हैं या इनको हारने के साफ लक्षण दिखाई देते हैं, इस समय उनके पास एक ही हथियार है, वो है हिंदू मुस्लिम। जी। अब हिंदू मुस्लिम जो आने वाले 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसके लिए ये सब ड्रामा है और अपनी विक्ट्री दिखा रहे हैं, इस डील को भी विक्ट्री के रूप में इसीलिए पेश कर रहे हैं। लेकिन अब ये इनका हथियार कितना धारदार रह गया है, ये 5 जो राज्यों में इलेक्शन, इससे पता चल जाएगा कि इनके इनकी इस बात को लोग समझ गए हैं कि ये सत्ता में आने का साधन है और ये देश की तरक्की को पीछे छोड़। पर इसलिए की जो पूरा एसआईआर और ये जो चुनाव आयोग की भूमिका है, उसके बाद हम इस देश में जिसको कहते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन की तो उम्मीदें हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लगभग साबित हो चुका है कि अब आपके वोट के साथ भी, जैसे पहले नोटबंदी थी वैसे ही वोटबंदी इस देश में खुलेआम चल रही है, और उसका कोई जवाबदेह नहीं है। वो कोर्ट में भी, कोर्ट को भी हम देख सकते हैं कि वो कितना शिथिल होकर इस बात को पे ध्यान दे रहा है। तो मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र तो खैर, मतलब वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, पर अब जो आर्थिक हमारी जो संप्रभुता थी वो भी जो दांव पर लगा दी गई, दांव पे क्या, गिरवी आप कह रहे हैं, गिरवी पर गिरवी रख दी गई है, और उससे बाहर निकाल पाना भारत को, हालांकि जैसा कि ये भी कहा कि भारत काफी ऐसा देश है जो कि बहुत इससे ज्यादा तकलीफों से और चुनौतियों से निकल आता है बाहर, पर इसको, इस इंजन का जो ड्राइवर है उस पे उससे उससे हिसाब कब मांगा जाएगा और कब सवाल किया जाएगा, ये ज्यादा बड़ा सवाल मुझे लगता है इसमें का। अब ये कैसे संभव होगा, ये चुनाव ही तय करेंगे और जवाब मांगे। जब हार होगी तो जनता खड़ी होगी। जो मीडिया पे अंकुश लगा हुआ है, मीडिया वाले भी कुछ अपने को इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे इस समय तो बिल्कुल। नहीं तो आज पहला जैसा मीडिया होता तो मोदी जाने कब के मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, जाने कब के उतर गए होते गद्दी से। जी। क्योंकि वो शुरू से इन लोगों ने सबकी फाइलें बना रखी हैं, ऐसा लगता। अब वही फाइलें कान पर रही हैं और मुझे कभी कभी ऐसा होता है इनकी भी कोई फाइल अमेरिका ने दाब रखी, तो ये चुप पड़ जाते हैं, जैसे हमारा मीडिया चुप पड़ा हुआ है। ऐसी अमेरिका के सामने भारत सरकार या मोदी जी चुप पड़ जाते हैं। तो ये बड़ा रहस्यमय है, कभी तो ये सब बातें खुलेंगी और सामने आएंगी, लेकिन फिल वक्त तो अभी मोदी जी को जनता ही सबक सिखाएगी और वो आने वाले इलेक्शन में पता चल। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, इस बातचीत के लिए। मेरे ख्याल से आप दर्शकों को भी कुछ समझ में आया होगा कि इस पूरी चीज जो हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें फुटकर में हो रही होती हैं, उसको हम कभी भी एक साथ नहीं देख पाते कि उसका अर्थात क्या है। उसका वो समझने के लिए एक राजेश जी जैसे अनुभवी और बिजनेस जर्नलिज्म बस करने वाले। दो ही बातों में मैं कहूंगा कि एक तो सबसे बड़ा खतरा जो है किसानों को है, किसानों के टेक्सटाइल सेक्टर को है, सोयाबीन को है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर भारत ने जो एक अपनी वर्ल्ड में स्थिति बनाई है उसको है। जी। यदि इनको हम सुरक्षित नहीं कर पाए तो आने वाले दिनों में भारत में बेरोजगारी की समस्या फिर चढ़ के बोलेगी और शायद ये वो स्थिति पैदा कर देगी जो 73-74 में इंदिरा गांधी के लिए युग ने पैदा। वो नहीं, भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की इस समय की आधी आधी आबादी 30 साल के नीचे है। तो ऐसे भी उस समय तो, जब इंदिरा जी के समय ना तो इतने लोग थे, ना इतने अधिक नौजवान नौकरियां ढूंढने या काम ढूंढने वाले लोग थे। नहीं, बेरोजगारी तो बहुत हो गई थी उस समय भी। जी, पर ठीक है, पर उसके वही मैं कह रहा हूँ कि उस समय का फिर भी नंबर्स के हिसाब से वो कम रहा होगा। अब ज्यादा बड़ा होगा। उसका अनुपात, उसका प्रतिशत
कि हाँ भयावह बुन तो ज़्यादा होगी अब जब वो ऐसा वो दिखलाई देगा। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। दर्शकों आपको भी अगर ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख्यालों के साथ साझा करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। राजेश जी बहुत नमस्कार, नमस्कार। हाँ। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।